और चले बात करेंगे बाघों के दंगल की। और बाघों के दंगल की बात करनी इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि अभयारण्य में मानव और वन्य जीवों के बीच जो संघर्ष है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। टाइगर रिजर्व में बाघों के बीच आपसी लड़ाई बढ़ती जा रही है और पुराने बाघों में वर्चस्व की जंग तो हो ही रही है, अब युवा हो रहे शावकों में भी आपसी संघर्ष शुरू हो गया है। और इसकी सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है बाघों के लिए जगह का कम पड़ना। रणथंभौर में 15 से अधिक ऐसे युवा बाघ बाघिन हैं जो नई टेरिटरी की तलाश में हैं और इस जद्दोजहद में आपस में लड़ रहे हैं। रणथंभौर और सरिस्का में क्षमता से 2 गुना बाघों की संख्या है। सबसे ज्यादा यहाँ पर टक्कर हो रही है। जानकार एक और वजह ये भी बताते हैं कि मादा बाघों की संख्या कम है, जिसकी वजह से भी बाघ उग्र होकर आपस में लड़ रहे हैं। और अब सवाल ये जरूरी हो जाता है कि जहां पर बाघों की संख्या क्षमता से कम है वहां बाघों की शिफ्टिंग क्यों नहीं हो रही। और सवाल ये भी कि क्या वो जंगल ज्यादा बाघों के लिए अनुकूल नहीं है और बाघों के आपसी संघर्ष की सबसे बड़ी वजह क्या है। इन्हीं सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे इस खास चर्चा में, जिसका नाम है बाघों का दंगल। अब आपके सामने एक डेटा भी हम रख रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए जरा जान लेते हैं कि क्षमता क्या है रणथंभौर अभयारण्य की। तो देखिए क्षमता है 56, बाघों की संख्या है 80, यानी कि क्षमता से ज्यादा है बाघ। सरिस्का की बात करें तो क्षमता है 20 और संख्या है 43। मुकुंदरा की बात करें क्षमता है 50 तो संख्या है 7। रामगढ़ विषधारी की बात करें क्षमता है 25 और बाघों की संख्या है यहां पर 1। और इसी खास विषय पर चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मैं इंट्रोडक्शन करा देती हूं। दिनेश दुरानी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं सुनयन शर्मा जी, रिटायर्ड आईएफएस ऑफिसर हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं सुनयन शर्मा जी आपसे ही करना चाहूंगी, क्योंकि बाघों का दंगल हम लगातार देख रहे हैं, बाघ लोगों पर हमला भी कर रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण जो वजह बताई जा रही है, आपके अनुसार मैं जानना चाहूंगी क्या इन हमलों के पीछे की वजह आप मानते हैं और आखिर क्यों बाघों का दंगल हम लगातार देख रहे हैं राजस्थान में। सुनयन शर्मा जी आपसे सवाल है मेरा ये। सुनयन शर्मा जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हुए, लगता है अब तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। दिनेश दुरानी जी मैं आपके पास आ रही हूं इसी बात जो हमने अभी सुनयन जी से किया था। क्या महत्वपूर्ण वजह आप मानते हैं इस दंगल के पीछे जो बाघों का हम लगातार देख रहे हैं? जैसा कि आप खुद बोल रहे थे कि रेशो जो है, जानवरों का रेशो जो है 1 to 1 हो गया है। मेल एक है, उसके अनुपात में फीमेल भी एक ही रह गई है। तो और जितना भी झगड़े हो रहे हैं, जितना भी जानवरों में झगड़ा हो रहा है, केवल मेल हो रहा है, मेलों में हो रहा है और मेल ही एक दूसरे को पुश कर रहे हैं। जो डोमिनेंट मेल है वो दूसरे मेल, यंग मेल को पुश कर रहे हैं। दैट इज द मेन रीजन। तो रेशो जो है वो गड़बड़ाया हुआ है, उसी कारण डेफिनेटली यह जंगलों का जो एरिया है उसको रिलोकेट किया जाए तो ही काम चलेगा। अदरवाइज आप समझ सकते हैं सरिस्का की हालात। सरिस्का में काफी जंगल, अंदर वाला जो जंगल है वो खाली पड़ा हुआ है कि जानवर नहीं रुक रहा है वहां पे। मैं सरिस्का के बारे में बता सकता हूं आपको। 3 टाइगर मूव कर रहे हैं। ST24 जो ST12 का बेटा है वो जम्मा रामगढ़ रह रहा है, जयपुर वाली टेरिटरी में है आज की तारीख में। 2-3 साल हो गए, 2022 में निकला था वो अगस्त में। वो आज तक जम्मा रामगढ़ रायसर एरिया में है, स्टिल एग्जिस्ट ओवर देयर। दूसरा टाइगर है ST2402, वो ST14 का बच्चा है, अब तो करीब 4-5 साल का हो गया है वो। इट बीन ट्रैंकुलाइज, वो बांदी कोई
राजगढ़ और माछाड़ी एरिया में चला गया था। थैंक गॉड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की समझाइश से उस टाइगर को ट्रैंकुलाइज करके उन्होंने बाद इस जंगल में छोड़ा है और आजकल वो सेटल हो गया, क्रासका की तरफ वो काम कर रहा है, अपना निर्वाह कर रहा है। तीसरा है 2303, ट्वाइस वो जो टाइगर है वो ट्वाइस हरियाणा में गया है। एक बार गया, आ गया अपने आप, दूसरी बार गया है, उसको ट्रैंकुलाइज करके लेके आना पड़ा उसको। फिर बाद में इन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इन्होंने उसको रामगढ़ बिजधारी भेजा, वहां पे दूसरे मेल ने इसको मार दिया। जबकि हमने खूब कोशिश करी थी कि सरिस्का का कुछ एरिया, जो मेन एरिया जो नर्सरी कहलाता था, काली घाटी एरिया, वो खाली पड़ा हुआ है, वहां छोड़ा जाए। लेकिन डिपार्टमेंट की अपनी सोच थी, उन्होंने उसको वहां भेजा, वहां पे जो डोमिनेंट मेल था उसने वो मारा। तो मेन जो रीजन है, मेल का अनुपात जो है वो बिगड़ा हुआ है। इसलिए आप जितने भी इंसिडेंट देखेंगे सारे में मेल है, कोई भी फीमेल बाहर नहीं निकल रही है, क्योंकि एक टाइम पे एक मेल 3 से 4 फीमेल को ऑक्युपाइड कर सकता है। तो दैट इज द मेन थिंग। तो जब तक गांव शिफ्ट नहीं होंगे, मेरी नजर में गांव में शिफ्ट नहीं होंगे, जितने भी नए एरिया जो डेवलप कर रहे हैं उस पे आपको हार्बीवोरस छोड़े जाएं, प्रे बेस को बढ़ाया जाए और हैबिटाट डेवलप की जाए। जब तक ये नहीं होगा तब तक ये जानवरों का झगड़ा को आज की नई एक चीज नहीं महत्वपूर्ण होता वजह ये रहता भी है दिनेश दुरानी जी, मैं चाहूंगी आप मुझे करेक्ट करिएगा, कि कहीं ना कहीं गांवों का जो विस्थापन है ये भी एक महत्वपूर्ण वजह है। इट इज आई एग्री विद यू फॉर दैट। इसमें कछुआ वाली चाल चल रही है जो होना चाहिए। आप 4-4, 5-5 साल में एक गांव हट गया, वो भी पूरा नहीं हटा, ये भी होता है भाई। 40 घर है, 40 घर में से 30 घर चले गए और 10 घर रह गए, तो उसका वो यही है कि फिर उनकी और मौज हो गई। 10 जो घर रह जाए, 5 घर रह जाते, उनकी और मौज हो जाती हैं। तो गांव जो भी शिफ्ट हो, दे हैव टू बी आमूल चूल परिवर्तन होना चाहिए, वो बिल्कुल साफ होना चाहिए, अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट। जैसा कि और एक बेस इसमें और ये मैं जोड़ूंगा कि सरिस्का में और रणथंभौर में रिलोकेशन डिपार्टमेंट बनाया गया, डीएफओ अलग बैठता है, लेकिन मुकंदरा और रामगढ़ में तो ये है ही नहीं। तो वो जो चाल चल रही है इस पे जब तक ये काम ना करें, जब तक कि स्ट्रांगली काम नहीं करेंगे और गांव को शिफ्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आप ये देखिए बहुत सा टाइगर जितने भी मेल टाइगर हैं सरिस्का के, आप ये देखिए उनका आउटकम 0 था। ST6 जो कि जिसने दौलत सिंह जी को घायल किया था वो चला गया था मथुरा से फिर भरतपुर आया, भरतपुर से हमने उसको ट्रैंकुलाइज करके सरिस्का बुलाया, उसका आउटकम वो 0। उसके बाद और भी 2-3 टाइगर है, आप देख लीजिए, मेल टाइगर का आउटकम 0 है, क्योंकि वो टाइगर इतना स्ट्रेस में है तो अच्छा, वो सोच ही व्यवस्थाओं नहीं की भी सकता कहीं है। ना कहीं यहाँ पर कमी जो है नजर आती है। इन व्यवस्थाओं को कैसे दुरुस्त किया जाएगा ये भी मैं आपसे जानूंगी। इस बीच के बिसेन जी मेरे साथ मौजूद हैं, CPEMC के सदस्य हैं। बिसेन जी, आपका स्वागत। और आपसे मैं समझना चाहूंगी जिस तरीके से क्या करने की जरूरत है, क्यों ये जो हमले लगातार बढ़ रहे हैं, क्यों मानव और वन्य जीवों के बीच जो संघर्ष है वो बढ़ता जा रहा है। महत्वपूर्ण सवाल तो ये तो है ही, लेकिन चुनौती जो बनी हुई है यहाँ पर वन विभाग के सामने, वन मंत्री के सामने, इनको पार पाने की जरूरत है। इस चुनौती से पार कैसे पाया जाए, जरा ये बताएं आप। थैंक यू आपको। देखिए, परिवर्तन के जैसे जैसे बदलता है वैसे वैसे समस्याएं आती है, और हर समस्या का समाधान उसी अपने सिस्टम में ही छिपा हुआ रहता है। तो ये जो मैं स्थिति मैंने तो इसके प्रोफाइल में मैंने देखा, तो ये स्थिति इस वजह से आई है कि यहाँ पर जो टाइगर्स है उनको पर्याप्त पर्यावरण नहीं मिल पा रहा है, हैबिटेट नहीं बन पा रहा है। इस वजह से हैबिटेट पे समझने के लिए और पूरी सिस्टम पे फोकस करने के लिए हमको केवल 5 बातों पर ध्यान देना, फोकस करना है। पहला तो ध्यान देना है कि ऐसी स्थिति निर्मित न हो, उस समस्या न हो, इसके समाधान के लिए नए नए जो टाइगर रिजर्व बनाने के लिए अपनी रणनीति तैयार करना है, जो कि
डिपेंड करता है पॉलिटिकल, टेक्नोक्रेटिक विल और ब्यूरोक्रेटिक विल पे और सोशल विल पे। दूसरा है कि ट्रांसलोकेशन की जो प्रक्रिया है, आज एडवांस हो गया है हमारा इंडिया, और टेक्नोलॉजी में बहुत आगे चले गए हैं। तो हम वन विभाग वालों को, हमको उस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उसमें ट्रांसलोकेशन को बहुत ही सिस्टमेटाइज ढंग से करना है, और उसमें डेडिकेटेड लोगों को ही उसको इस कार्य को देना है। देखिए, कोई भी डेडिकेटेड काम करना है, कोई बड़े काम करना है, तो दो चीजों की जरूरत पड़ती है। पहला तो उसका स्किल, और दूसरा मेहनत। ये दो चीज रहेगा तभी गाड़ी आगे बढ़ती है। तीसरी चीज है कि जो बफर जोन है और बफर जोन के इर्द गिर्द के भाग है, उसमें जो विकास पहले जो परिकल्पना की थी, बनाया था कि हम ये करेंगे, स्थिति बदल गई है। तो अब उसमें विकास के कार्य जो कि पब्लिक से रिलेटेड होते हैं, पब्लिक के विस्तार से संबंधित होते हैं, और उसका असर पड़ता है कोर एरिया में, तो उसकी विकास की गतिविधियों को बहुत आगे करना पड़ेगा। बहुत जनता के लिए बहुत ज्यादा समर्पित होकर के उनके बेनिफिट के लिए सोचना होगा। तीसरी चीज है कि हमको जो मॉनिटरिंग है, स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग, जितना भी जो कुछ काम कर रहा है, जब तक मॉनिटरिंग तगड़ी नहीं होगी, स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग नहीं होगी, और एडवांस टेक्नोलॉजी के उपयोग से यदि टाइगर का मूवमेंट पता नहीं कर पाएंगे, तो हमको मैनेजमेंट में बहुत दिक्कतें जाएगी। एडवांस टेक्नोलॉजी की बात आप कर रहे हैं, और बहुत कभी कभी तो हम ये भी देखते हैं बिसेन जी, क्योंकि राजस्थान में हम अक्सर स्टूडियो में बैठकर खबरें पढ़ते हैं कि इस जगह हमला हो गया है, इस जगह हमला हो गया है, और जब रिपोर्टर्स बात करते हैं अधिकारियों से, तो हवाला यही दिया जाता है कि संसाधनों की कमी है, टेक्नोलॉजी की हमारे पास कमी है। तो इस कमी को कैसे दुरुस्त किया जाएगा, ये एक महत्वपूर्ण सवाल बना हुआ है। मैं लौटूंगी आपके पास बिसेन जी, एक बार फिर से मैं आपके पास आ रही हूँ यहाँ दुरानी जी। व्यवस्थाओं की यहाँ पर मैं जिक्र कर रही थी इसलिए क्योंकि एक डेटा मैं पढ़ रही थी और उसमें ये निकलकर जानकारी सामने आई है, सरिस्का की बात कर रही हूँ, कि वनपालों के 20 पद स्वीकृत थे, लेकिन इनकी संख्या घटाकर कर दी गई 12। रेंजर नियुक्त नहीं किए गए हैं। इन्हीं वजहों से सरिस्का के बाघों पर नजर रखना मुश्किल हो जाता है और वो भाग जाते हैं। देखिए जी, ये सिस्टम का अपने आप में है कि ये जो भी जरूरत है, यदि आप वो स्टाफ प्रॉपर नहीं देंगे तो जानवर सफर करेगा, जंगल सफर करेगा, फ्लोरा एंड फौना सफर करेगा, क्योंकि इतना प्रेशर है जंगलों के ऊपर। आप ये देखिए, सबसे बड़ी इवन दो कि जितना डिपार्टमेंट ने, गवर्नमेंट ने सप्लाई, गैस सप्लाई की है, उसके बावजूद भी आप देखेंगे गांव का प्रेशर बहुत रहता है जंगलों पे, फिर भी लोग जंगल काटने जाते हैं। तो और उसको रोकने के लिए, रोकथाम के लिए वही स्टाफ है आपका, और लिमिटेड स्टाफ है, तो आई डोंट थिंक सो स्टाफ भी जस्टिस कर पाएगा अपने आप से। तो जो भी जितना भी स्टाफ देना है, वो यदि आपको जंगल बचाना है, जानवर को कंट्रोल में रखना है, मॉनिटरिंग, डेफिनेटली आई एग्री विद द जेंटलमैन कि मॉनिटरिंग तो जब तक स्ट्रांग नहीं होगी, जानवर आपका निकलेगा। क्योंकि जितना भी शुरू का जो भी जानवर आया है, रणथंभौर से आया है, 7, 8, 9 टाइगर जो भी आए हैं, तो वो बेसिकली जब टाइगर रिलीज किया जाता है, ट्रैंकुलाइज करके लेके आते हैं, तो उसको मॉनिटर करके बहुत दिक्कतें होती है, क्योंकि जानवर भागता है, एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह भागता है, तो उसको मॉनिटर करना। लेकिन आज की तारीख में पोजीशन यही है कि गांव जंगल में भरे पड़े हैं, अभी भी 24-25 गांव हैं, और उसका जो डिस्टर्बेंस है, उसके साथ उसको देखते हुए आप समझ सकते हैं 5-5, 6-6 फीमेल बांझ रह जाती हैं, उनका आउटकम नहीं हो पाता है। 3, 5, 7, 8 जो फीमेल आज भी है सरिस्का में, जो करीबन 10 साल से भी ऊपर हो गई है, दे नेवर गिव एनी बर्थ। तो कहने का मतलब ये है, जानवर को स्ट्रेस है, और जानवर स्ट्रेस में रहेगा तो आई डोंट थिंक सो यू कैन गेट द बेटर टुमारो। तो मैं तो आपको यही कहूंगा कि भाई, जब तक आप जानवरों को सेफ रखना चाहते हैं, तो जितना अंदर डिस्टरबेंस है उसको तो आपको बाहर लेके आना ही पड़ेगा। नहीं लेके आते तो फिर ये प्रॉब्लम रहेगी, और उसके लिए आप जितना भी प्रॉपर स्टाफ है, स्टाफिंग नहीं होगी, तो डेफिनेटली इज गोइंग टू बी प्रॉब्लम।
बिल्कुल, वातावरण जो है बाघों के अनुकूल नहीं है, स्टाफ की कमी है, व्यवस्थाओं की कमी है, कई सारे जो है लूप होल्स हमें नजर आ रहे हैं जिन पर काम करने की जरूरत है। मैं लौटूंगी आपके पास। सुनयन शर्मा जी, रिटायर्ड आईएफएस, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुनयन जी, स्वागत आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। और इसी सवाल के साथ आपके पास में आ रही हूँ कि व्यवस्थाओं का हवाला दिया जा रहा है कि व्यवस्थाओं की कमी नहीं है, वातावरण बाघों के अनुकूल नहीं है, और कहीं ना कहीं गाँवों का विस्थापन होना भी एक महत्वपूर्ण सवाल है, जिस तरीके से बाघों का दंगल हम देख रहे हैं। लेकिन एक जानकारी ये भी है कि कहीं कहीं जो जंगल जो है काफी स्पेशियस है, यानी कि उसमें जगह काफी है लेकिन बाघ कम है, और कहीं कहीं ये है कि जंगल में बाघ ज्यादा है लेकिन जगह जो है वो कम है। तो इसको कैसे बैलेंस किया जाए ताकि हमले जो है वो ना हो और दंगल देखने को ना मिले? देखिए, एक बात बहुत साफ है कि दोनों ही चीजें अपने आप में करेक्ट हैं। अभी दिनेश जी को बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, इनका बहुत बड़ा अनुभव है, हम पुराने साथी हैं जी। इनफैक्ट क्या है, अगर कोई जंगल पोटेंशियल नहीं है, जंगल तो बहुत बड़ा पोटेंशियल नहीं है, जैसे आपने बताया कि उसमें अगर ग्रेजिंग हो रही है, लोग रह रहे हैं वहां पे, तो वो एनिमल को वो मिल नहीं पा रहा जो उसे चाहिए, डिस्टरबेंस है, वो उसके लिए प्रॉब्लम होगा। अगर वहां पे ग्रेजिंग हो रहा है वो प्रॉब्लम होगा, माइनिंग हो रहा है वो प्रॉब्लम होगा उसके लिए। अगर टूरिज्म भी एक्सेसिव टूरिज्म है और इनएक्सेसिबल एरियाज में भी पहुंच रहा है, वो भी एक प्रॉब्लम होगा। आपको इन प्रॉब्लम्स को तो डेफिनेटली देखना ही पड़ेगा, उनको सुलझाना करना पड़ेगा आपको, टू गिव देम द एडिक्वेट स्पेस दे रियली रिक्वायर। दूसरी चीज है, आपने जो फरमाया कि जहां स्पेस है तो खाली स्पेस से क्या होगा, स्पेस है लेकिन हैबिटाट तो चाहिए। हैबिटाट के लिए वहां पे जो हर्बीवोरा प्लांट्स हैं, हर्बीवोरा जो स्पीसीज है, उनके लिए तो एडिक्वेट फॉडर चाहिए, फॉडर स्पीसीज चाहिए, ग्रासलैंड्स चाहिए, उस तरीके के पेड़ झाड़ियां चाहिए, जिससे कि वो वाइल्ड एनिमल्स, हर्बीवोर्स वहां पे ज्यादा से ज्यादा पनपेंगे, तब वहां कार्निवोरा रहेगा। जहां दोनों भी हैं और वहां कार्निवोरा नहीं छोड़ते तो वो भी गलती है। तो कई ऐसे एरियाज हैं जैसे रणथंभौर है, वहां ओवर पॉपुलेशन है, वहां उदारता पूर्वक वहां से शिफ्टिंग करना चाहिए। अगर आप शिफ्टिंग करेंगे तो एक जगह कंजेशन कम होगा, दूसरी जगह एनिमल जो आप कह रहे हैं खाली है वो जगह नहीं होगी। सेकेंडली, जो दुरानी जी ने कहा बहुत अच्छी बात है, स्टाफ तो चाहिए। स्टाफ की हमारे यहाँ पे बहुत जमाने से बहुत बड़ी कमी है। अनफॉर्चुनेटली दिस फॉरेस्ट हैज बीन लेफ्ट ऑन द मर्सी ऑफ द पॉलिटिशियंस। उन लोग देख नहीं रहे हैं इसको, फॉरेस्ट की एक लिप वर्क हो रहा है। अदरवाइज रिक्रूटमेंट की एक ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए कि हर साल वहां पे एबल लोगों को भर्ती किया जाए, और इन वाइल्ड लाइफ एरियाज में इंटेंसिव मैनेजमेंट चाहिए, जहां पे वहां क्वालिफाइड लड़कों को लगाया जाए, रेगुलरली नए लड़के भी आते रहे, वहां पे नए ब्लड का इन्फ्यूजन हो, तब ये जाके समस्या का काफी कुछ निदान हो सके। अदरवाइज तो ये प्रॉब्लम बननी है। यही सबसे बड़ी कारण चल रहा है। बहुत जगह माइनिंग हो रही है, वो माइनिंग नहीं बंद होती है। कितने हैबिटेशंस हैं जो पहले टेम्परेरी कैंप्स थे, अब वो परमानेंट कैंप्स में बदल गए हैं, तो उनका भी कुछ नहीं किया गया। बता रहे हैं कि एरिया बढ़ गए हैं, लेकिन एरिया बढ़ने से क्या होगा? अगर कहीं 1000 स्क्वायर किलोमीटर का जंगल है और उस जंगल में वहां पे 400 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ग्रेजिंग हो रहा है, तो इफेक्टिव एरिया कितना है आपके पास में? 600 ही है ना। और आप समझ रहे हैं कि वहां पे 10 स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से 60 जानवर रह सकते हैं, 60 कैसे रहेंगे वहां पे? ये दिस इज द प्रॉब्लम। सो इट इज टू बी टैकल्ड अकॉर्डिंगली। अगर आपको उन एरियाज में एनिमल्स को ठीक से रखना है टू दी फुल कैपेसिटी, तो वहां पे डिजायरेबल कंडीशंस, हैबिटेट कंडीशंस, बहुत एरियाज ऐसे हैं जहां के वाटर मैनेजमेंट बहुत पुअर है। ऐसे भी एरियाज हैं जहां के अनावश्यक रूप से पानी इतना बढ़ा दिया है कि वो एनिमल को सफारी की तरह से ठीक है सुनयन जी, मैं माफी के साथ आपको यहाँ पर रोक रही हूँ, और इसी चर्चा में मेरे साथ अजय दुबे जी हैं, पर्यावरण एक्टिविस्ट, वो भी शामिल हो चुके हैं। अजय जी, आपका स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर। और एक सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण बना हुआ है और जिसका जिक्र जो खास मेहमान है वो भी लगातार कर रहे हैं, पर्यावरण जो है वो बाघों के अनुकूल नहीं है,
ये महत्वपूर्ण फैक्टर हो गया। इसके अलावा पेड़ों को जो है काटा जा रहा है, ये महत्वपूर्ण फैक्टर हो गया। आपके अकॉर्डिंग आप क्या देखते हैं, महत्वपूर्ण कारण कौन कौन से हैं? एक चुनौती जो बने हुए हैं, इन चुनौतियों से कैसे निपटा जाए? और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो नेशनल पार्क और जो सेंचुरीज के आसपास जो सुप्रीम कोर्ट लगातार मॉनिटरिंग करके इको सेंसिटिव जोन के लिए सरकारों पर दबाव डाल रही है कि उसका नोटिफिकेशन समय पे हो। इको सेंसिटिव जोन में जो भी कंस्ट्रक्शन है वो रेगुलेटेड हो, और नया कंस्ट्रक्शन जो भी हो उसके प्रॉपर मॉनिटरिंग हो। और इसके अलावा जो जोनल मास्टर प्लान इको सेंसिटिव जोन का बने, वो भी बेहतर तरीके से स्टेक होल्डर्स के साथ सर्वे करके बनाया जाए। मेरी जानकारी में शायद अभी राजस्थान के किसी भी इको सेंसिटिव जोन में मास्टर प्लान जो है वो अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ है, जबकि जो इको सेंसिटिव जोन नोटिफिकेशन के 2 साल के अंदर ये करना था। तो यदि आप टाइगर रिजर्व जो नेशनल पार्क का पार्ट है, जो सेंचुरीज है, उनके जो कॉरिडोर्स है, उनके जो बफर एरिया है, उनमें यदि एंक्रोचमेंट हटाते हैं, यदि आप मॉनिटरिंग करते हैं, रेगुलेशंस जो इको सेंसिटिव जोन के उनको ईमानदारी से आप लगाएं, तो एरिया बढ़ेगा। बाघों के लिए आपके पास स्पेस है, लेकिन जो अनरेगुलेटेड जो पॉलिटिकल मैंडेट से वनाधिकार कानून के तहत जो पट्टे दिए गए जंगल की भूमि को प्रॉपर यदि आप सर्वे करके बचा सकते हैं, तो फिर उसके बदले ही बाघ बचेंगे और पेड़ बचेंगे। ये जो कह रहे हैं यहाँ पर अजय दुबे जी, इस पर आपका क्या क्या कहेंगे? दिनेश दुरानी जी जिस बात का जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं अजय जी कि पॉलिटिकली उन्होंने यहाँ पर एक एंगल यहाँ पर दिया है, इसके अलावा कोर्ट का भी उनकी ओर से बताया गया, कोर्ट की ओर से क्या टिप्पणी की गई है, इस पर आपका क्या कहना है? लोगों को आप संवाद करके डिस्कस नहीं करेंगे, डिस्कस करके किसी चीज को, आप ये थोड़ी है कि जो आदमी 100 साल से किसी जगह पे रह रहा है आप ओवरनाइट जाके यू कैन थ्रो देम आउट। नो, यू हैव टू डिस्कस। अब जितने साल से, अब आप ये देखिए जंगल में जो अंदर रह रहे हैं उनकी क्या पोजीशन है, उनको समझाइश से भी नहीं निकल पा रहे हैं। तो जो पेरीफेरी पे यदि अपन लोगों को समझाइश से, लोगों को, अच्छा क्या कह रहे हैं लोग आपसे? आप बोल रहे हैं यू हैव टू डिस्कस टू हुम, लोगों से डिस्कस अगर जी, तो लोग क्या बोल रहे हैं आपसे? वो जो लोग हैं ना, जिन लोगों की बात कर रहे हैं, हाँ जी कह रहे हैं कि जो पेरीफेरी पे जो लोग हैं ना, जो इको सेंसिटिव जोन में लोग आ रहे हैं, गांव हैं, उनको ऐसा थोड़ी है कि आप एकदम जाके हटा देंगे। तो देन यू हैव टू डिस्कस विद देम कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। और रही जो कमर्शियल एक्टिविटीज हैं, दे हैव टू बी कंट्रोल्ड नाउ, अदरवाइज गोइंग टू बी टू लेट। आई एग्री विद हिम। अच्छा, एक सवाल और आपसे मेरा रहेगा दिनेश जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि यू हैव टू डिस्कस टू पीपल जो यहाँ पर रह रहे हैं, और उनसे डिस्कस करने के बाद ही चीज़ें आगे बढ़ाई जा सकती हैं। और क्योंकि मैं अभी पढ़ रही थी और ये कहा जा रहा था कि वो जो पैकेज उनको मिलता है, कम राशि मिलने के चलते कहीं ना कहीं वो राज़ी नहीं होते हैं, ये भी जानकारी निकल कर सामने आई थी। तो कैसे किस तरीके से उन्हें मनाया जाए और कैसे आश्वासन उन्हें दिया जाए? और ये मुझे समझाइए आप कि अभयारण्य जो है, ये जंगल में जिस तरीके से ग्रामीण रह रहे हैं, क्या ये लीगल है? देखिए जी, ये जो रह रहे हैं, दे आर नॉट लिविंग फ्रॉम नाउ, दे आर लिविंग फ्रॉम 100 years। जो भी लोग रह रहे हैं वहां पे, रही बात है कि इनको समझाइश करके, इनका जो पैकेज है उसको समझाइश करके बता के इनको निकाल सकते हैं इनको बाय देयर विलिंग कि भैया अपन को निकलना है। लेकिन अब प्रॉब्लम जो आ रही है वो आ रही है 2008 का सर्वे। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मानता है कि 2008 में जो 20 और 21 साल के हो गए, केवल उनको ही पैकेज मिलेगा। यदि जो बच्चे 30, 35 साल के हो गए हैं आज की तारीख में, उनको पैकेज नहीं दोगे तो वो तो कभी सवाल ही नहीं है वो निकलने का। और ये 2008 वाला जो नियम जो लागू किया है अभी तक, दैट बीन अ बिग प्रॉब्लम, बिग हर्डल फॉर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टू टेक देम आउट। जब तक इसको रिमूव नहीं करेंगे, आज की तारीख में, जब आज बात करने जा रहे हैं, आज की तारीख में जो भी इनका सर्वे है उसको आज से लागू करें और गांव वालों को समझाइश करें तो ही। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जो 2008 से रह रहे हैं उनको तो पैकेज मिल सकता है, लेकिन उससे पहले से जो रह रहे हैं उनको पैकेज नहीं मिलेगा?
ना 2008 में जिनकी एज 20 साल 18-20 साल हो गई थी केवल उनको ही पैकेज मिलेगा। अच्छा। लेकिन जो बच्चे आज की तारीख में 30, 32, 35 साल के हो गए हैं उनको नहीं, वो 2008 को ही मान रहे हैं। तो दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। जब तक दो सर्वे को आज की तारीख में लागू नहीं करेंगे तब तक वो और सुनयन शर्मा जी, विस्थापन तो एक बड़ा मुद्दा है और जिस बात का जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं सामाजिक कार्यकर्ता हैं दिनेश जी, ये तो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया फिर। देखिए ऐसा है कि ये बात तो दिनेश जी ने बिल्कुल ठीक कहा, व्यावहारिक बात है, लेकिन एक चीज आप और समझिए, ये अगर डेट आप नहीं रखेंगे तो फिर आप क्या करेंगे, फ्लोटिंग डेट बनाएंगे आप। कहीं तो आपको कोई तो बार आपको तय करनी पड़ेगी। 2008 की बार इसीलिए की, और उस समय जो आदमी देख रहा है कि मेरा बच्चा 2 साल बाद में 20 साल का हो जाएगा, वो रुकना चाहता है 2 साल। तो इसी तरह वो तो हमेशा ही कोई ना कोई बच्चा 2 साल बाद में क्वालिफाई करने की स्थिति में आएगा तो वो रुका रहेगा। इट कैन नॉट बी डन लाइक दिस। ये तो करना तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। और होता क्या है, सरकार में क्या होता है, हमेशा यही होता है, जो एक कट ऑफ डेट रखते हैं, उस कट ऑफ डेट को मान्यता के साथ में। प्रॉब्लम क्या हो रही है, प्रॉब्लम ये हो रही है कि फॉरेस्ट ऑफिसर को उतनी पावर्स होती नहीं है जितनी कलेक्टर को, रेवेन्यू ऑफिसर को होती है। वो लोग तो डिसीजन करते हैं और फोर्सफुली करा लेते हैं उसको। अब हमारे यहाँ पे हाथ पैर दोनों बांध दिए तो काम हो नहीं रहा। दैट इज द प्रॉब्लम। तो इस फैक्ट को भी एक्सेप्ट कर लो जो दुर्रानी जी कह रहे हैं। तो सरकार क्या करे फिर सुनयन जी, ये तो फिर तो आपने एक और महत्वपूर्ण फैक्टर सामने रख दिया है। ये तो आज एक और नई डेट आप तय कर लो, ये कट ऑफ डेट रहेगी, लेकिन उसको तो फिर आप लागू करो पक्के तौर पर। आप अगर अदरवाइज आप क्या करोगे, हर बार आप फ्लोटिंग डेट करके करते रहोगे, लोग बने रहेंगे। आधा अधूरा जो ट्रांसलोकेशन है वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो तो उनके मवेशी वहीं रह जाते हैं, जिससे कि असली प्रॉब्लम है। एक बात, दूसरी बात वो फिर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। कुछ लोग लेफ्ट से, राइट से, सेंटर से घुस जाते हैं, फिर वहीं की वहीं हो जाता है। वो सॉल्यूशन नहीं है। विलेज हैज टू बी ट्रांसलोकेटेड इन टोटलिटी, दैट इज अ मस्ट। तो आपने अगर एक डेट की, क्या हो रहा है अनफॉर्चुनेटली, मैं तो इतने साल डायरेक्टर रहा हूं, मैं जानता हूं इस बात को, और दिनेश जी भी उसी एरिया की बात कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या हो रही है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसमें पूरी रुचि नहीं लेता है। वो लोग तो नेताओं को खुश करने में लगे हुए हैं, और नेता लोग चाहते हैं हमारा वोटर जाना ही नहीं चाहिए। सो दिस इज ऑल द प्रॉब्लम। अगर आपने इसको फॉरेस्ट्री को सीरियसली, आप नेशनल हाईवे कैसे बना लेते हैं, आप कौन कौन करता है बताइए मुझे आप। वो तो कर करा के आप नक्की करते हैं, धड़ाधड़ उसको जो रेट होता है। आप क्यों नहीं करते इसको एट ए गो इट इज टू बी डन, दे आर नॉट डूइंग इट। ये प्रॉब्लम है। अगर ऐसा करेंगे तो ये विलेज शिफ्टिंग का काम कभी नहीं हो पाएगा। आपके जो टाइगर्स को स्पेस चाहिए वो नहीं मिल पाएगा, हर्बीवोर्स को स्पेस चाहिए नहीं मिल पाएगा। स्पेस क्यों नहीं मिल पा रहा है, लूपहोल्स आप यहाँ पर बता रहे हैं। सुनयन जी आप रहिए मेरे साथ, में लौटूंगी आपके पास। और के विसेन जी क्या कहेंगे इस पर, आप आपके अकॉर्डिंग क्या महत्वपूर्ण फैक्टर आपको लगता है? हालांकि सारी बातें, जानकारी हमारे जो मेहमान है बता रहे हैं, आपके अनुसार आप क्या बोलेंगे इस पर? देखिए, आज की चर्चा में मुख्य चीज ये पता चल रही है कि हमारे पास में टाइगर कंजर्वेशन के लिए राजस्थान में स्टाफ की बहुत कमी है, प्रशिक्षित स्टाफ की, और धीरे धीरे वन विभाग वीक होते जा रहा है। ऐसी स्थिति में ये समझना होगा कि जो स्टाफ है वो चाहे फॉरेस्ट मैनेजमेंट हो चाहे पब्लिक मैनेजमेंट हो, जो भी प्रबंधन का पार्ट है, ये प्रबंधन के पार्ट है दोनों, और इनकी धमनियां होती है स्टाफ। स्टाफ के बिना जब तक कि हम अपना पहुंच नहीं बनाएंगे वन्य प्राणियों के तक के और जनता तक के, तब तक विस्थापन के कार्य हम जाएंगे। स्टाफ को बढ़ाना ही होगा। जैसे स्टाफ बढ़ाएगी गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट को सफलता मिलना चालू हो जाएगा। अन्यथा देश में स्थिति एक विपरीत परिस्थितियां बनती जाएगी और हम लोग अपने टाइगर को खो जाएंगे। राजस्थान टाइगर के लिए बहुत फेमस जगह है। मैंने अपने सर्विस में उनका मैनेजमेंट राजस्थान से सीखा है। रही मैं कान्हा टाइगर रिजर्व में काम किया, परंतु वहां की मेरे को मुझे लगता था कि यहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, और धीरे धीरे डिटेरियोरेट हो रहा है। स्टाफ का महत्व देना है, स्टाफ धमनियां है, स्टाफ आर्टरीज है इस पूरे प्रबंधन की, और गवर्नमेंट को इसकी ओर ध्यान देना होगा और प्रशिक्षण का दौर बढ़ाना पड़ेगा। छोटे छोटे कंप्लीमेंट्री टीम बनाने के लिए यदि योग्य होता है तो हमारा स्टाफ होता है, क्योंकि अधिकारी सुप्रीम जो डायरेक्टर होता है, डिप्टी डायरेक्टर होता है, फील्ड डायरेक्टर, उससे ट्रेंड होते हैं लोग स्टाफ, और वो छोटी छोटी कंप्लीमेंट्री टीम बनाते हैं।
ठीक है सुनयन जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बिसेन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अजय दुबे जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और दिनेश दुरानी जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आप सभी खास मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए फैक्टर्स कई निकल के आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि पर्यावरण अनुकूल नहीं है, बताया जा रहा है स्टाफ की कमी है, मैनेजमेंट की कमी है, विस्थापन जो है वो नहीं हो रहा है। ये एक महत्वपूर्ण कारण बताया जा रहा है जो चुनौती बना हुआ है, और सवाल यही कि इन चुनौतियों से कैसे पार पाया जाएगा। और चलिए इसी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।